प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 12th की बायोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कम्प्लीटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरी टॉपिक आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कवर करेंगे और एक एक करके समस्त फेज को हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे समस्त लोग इसको देख सकें और समझ सकें। यह क्लास ना सिर्फ आपके क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह टीजीटी, पीजीटी और नीट फाउंडेशन के कोर्स करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। हाँ, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे जिससे आपको स्पष्ट रूप से सारे शब्द दिखाई पड़ जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हम लोग कई फेज को पढ़ेंगे और एक एक फेज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ आउटग्राम। ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल पेरेंट से होता है। ठीक है, और जो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, जो कि कैसे होते हैं, अपोजिट सेक्स के होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल सेल इंडिविजुअल, यानी सिंगल पेरेंट जो होंगे, सिंगल पेरेंट उनकी आवश्यकता होगी, इज कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। कह रहा सिंगल पेरेंट यानी सिंगल इंडिविजुअल की भी ये क्षमता होती है कि वो अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। ऐसे रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। कह रहा है यह जो ऑफस्प्रिंग होती है ना सिर्फ अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होती बल्कि यह पूरी तरह से उनकी कॉपी होती है। जैसा पेरेंट है वैसा ही उसका जो ऑफस्प्रिंग है वह ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, एकदम पूरी तरह से कॉपी। ठीक, आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कैसा हो, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल हो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, क्लोन। तो देखते हैं क्या है क्लोन। द टर्म क्लोन इज यूज टू द डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली, जो मार्फोलॉजिकली रूप से सेम हो, एंड जेनेटिकली, और जेनेटिकली रूप से सेम हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर हो अपने पेरेंट के, या दोनों सिमिलर हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है। क्लियर रहेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले, एक नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट क्लोन, तो आप बताएंगे द टर्म क्लोन इज यूज टू द डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि बडिंग दिया गया है और बाइनरी फिजन दिया गया है। तो देखते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। कह रहा है कि वो कितने बड़े स्प्रेड हुआ है, कितना फैला हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको चलिए देखते हैं। एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है, किसमें कॉमन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉमन है। एंड इन प्लांट एंड एनिमल, और किस में कॉमन है, पौधों में कॉमन है, जंतुओं में कॉमन है, विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जिसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिंपल होता है, यानी जो लोअर वर्टिब्रेट हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट हैं, या जो लोअर प्लांट ग्रुप के एनिमल हैं, तो उनमें जो होता क्या पाया जाता है, ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इन प्रोटिस्ट, किसमें, प्रोटिस्टा में और मोनरा में। जैसा कि आप जानते हैं मोनरा में कौन आते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, आपने क्लास 11th में डिस्कस किया हुआ है। और प्रोटिस्टा में कैसे आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सभी प्रोकैरियोट में द ऑर्गेनिज्म आर द पेरेंट सेल डिवाइड बाई माइटासिस। और कैसे डिवाइड करती, माइटासिस। माइटासिस क्या कहते हैं, इक्वल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल डिवीजन। तो इक्वल डिवीजन के थ्रू माइटासिस में डिवीजन होता है। दो तरह के सेल डिवीजन पढ़े थे, माइटासिस और मियासिस। माइटासिस में क्या होता था, इक्वल सेल डिवीजन होता था, इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। और मियासिस में क्या होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटासिस में जो क्रोमोसोम नंबर डिवाइड होता है वो सेम रह जाता है, अगर 2n है तो डिवाइड करके 2n ही रह जाता है। जबकि मियासिस में क्या होता है, जब मियासिस होती है तो मियासिस में क्रोमोसोम नंबर 2n से डिवाइड होकर के n हो जाता है। क्लियर है। तो ये फेज आपको जानना जरूरी था। कह रहा जो प्रोटिस्ट होते हैं यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मोनरा होते हैं यानी जो
कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये डिवाइड करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, इसमें रिप्रोडक्शन होता है और डिवीजन कैसा होता है, माइटोसिस होता है, इनटू टू गिव राइट टू द न्यू इंडिविजुअल। दो सेल बनेंगे डिवाइड करके और उसमें एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। एक पेरेंट बॉडी डिवाइड की तो एक पेरेंट बॉडी वाला होगा, एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। 10 इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म में हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन भी क्या है, एक प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। यही कारण है कि जब आप लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर बता रहे थे क्लास 11th में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, तो वहाँ बताए थे कि रिप्रोडक्शन इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स बिकॉज द सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन इज द सेम ऑफ द प्रोटिस्टा एंड मोनरा किंगडम। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा और मोनरा में सेम फीचर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम रिप्रोडक्शन की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान रहे थे क्लास 11th वाले क्लास में। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, क्लास नीचे है आपके, मिल जाएगा सीधे। ठीक है। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन। कह रहा बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। यहाँ पे जो हमारे टिजटी पिजटी वाले मित्र हैं वो अपने एक वो लेकर रखे होंगे, प्रैक्टिस पेपर लेकर रखे होंगे, तो वो वहाँ पे देख लें। बाइनरी फिजन में अलग अलग तरह के बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लैटिट्यूडनल बाइनरी फिजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सर्कुलर बाइनरी फिजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रैक्टिस पेपर भी साथ में आप करते चलिए, रिप्रोडक्शन वाली टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे सब मिल जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग सालों में। ठीक है। और जो हमारे टिचटी पिचटी के इसके क्या कहते हैं, नीट फाउंडेशन वाले फ्रेंड हैं, वो भी देखते चले। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनके लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बाइनरी फिजन से पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। वेयर से सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। कह रहा है कि सेल डिवाइड करती हैं, डिवाइड करके नए ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जैसे अमीबा में और पैरामीशियम में डिवीजन होता है। इन ईस्ट में the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell। कह रहा है कि जो ईस्ट होता है इसमें जो होता है अनइक्वल डिवीजन होता है और छोटा सा बड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ईस्ट है, ईस्ट की सेल है और इसके ऊपर एक छोटा सा बड बन गया, यही बड बाद में सेपरेट होकर के क्या करता है, शुरुआत में लगा रहता है लेकिन बाद में सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होकर के एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कह रहा है इनिशियली पॉइंट पे तो क्या होता है, पेरेंट बॉडी से लगा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होकर के मेच्योर ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विथड्रा इट्स स्यूडोपोडिया। कह रहा है अगर अनफेवरेबल कंडीशन होते यानी मौसम सही नहीं है, अनुकूल परिस्थिति नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति, तो ऐसी कंडीशन में अमीबा क्या करता है, अमीबा स्यूडोपोडिया पाया जाता है। अमीबा में ऐसे अमीबा की बॉडी स्यूडोपोडिया बना लेती है। तो कह रहा है इसी स्यूडोपोडिया सिक्रीट करके एंड सिक्रीट टू 3 लेयर, स्यूडोपोडिया से सिक्रीट करके कितनी लेयर बन जाती है, 3 लेयर बन जाती हैं। इस लेयर से क्या होता है कि कवर हो जाता है, अमीबा अंदर कवर हो जाता है, इसके ऊपर 3 लेयर पाई जाती है और इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट वाल कहते हैं। और यही सिस्ट वाल कवरिंग और सिस्ट वाल कहा जाता है, सिस्ट बन जाता है। इसी क्रिया को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। याद रखिएगा, 1 नंबर का शॉर्ट नोट है, व्हाट डू यू नो अबाउट इंसिस्टेशन। या जो हमारे मित्र हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए टीचटी वाले कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंसिस्टेशन या इंसिस्टेशन इज कॉमन इन द ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर आप किसको बताएंगे, अमीबा को बताएंगे। और कब बताएंगे कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा की स्यूडोपोडिया कन्वर्ट होकर के सिक्रीट करके 3 लेयर का फॉर्मेशन करती है, जो लेयर बन जाती है जिससे अमीबा नष्ट नहीं होता है, इसी को इंसिस्टेशन कहते हैं। आई होप कि आप ये बात क्लियर कर लिए होंगे। व्हेन फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आती है यानी उसका अनुकूल मौसम होता है, रिटर्न लौट के आता है, द सिस्टेड अमीबा डिवाइड टू मल्टीप्लाई फिजन। और जो सिस्टेड अमीबा है वो क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, अंदर मल्टीप्लाई करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करता है, फिजन एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा। छोटे छोटे अमीबा को अंदर उसी दीवार के अंदर क्या करता, बनाता रहता है, मिनी बन जाते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, स्यूडो स्पोर्स कहते हैं। द सिस्ट वाल ब्रस्ट, जैसे अनुकूल परिस्थिति आती, ब्रस्ट मतलब होता फट जाना, सिस्ट वाल फट जाती है। एंड क्या होता है, एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड, और सभी स्पोर क्या होते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं।
सराउंडिंग मीडियम में और बहुत सारे अमीबी का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी छोटे छोटे अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। तो दो टॉपिक आपको यहाँ पे हैं अमीबा में। इंसिस्टेशन, अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अमीबा के ऊपर क्या होता है कि एक जो होती है क्या होती है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है। ये सिक्रीट करता कुछ केमिकल को, इसके ऊपर 3 लेयर बन जाती है और इसी लेयर के अंदर अमीबा पड़ा रहता है। अब अमीबा अंदर डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर करके क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे अमीबी का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ही इसका मौसम आता है, अनुकूल परिस्थिति आती है, क्या होता है, सिस्ट वॉल टूट जाती है और सारे अमीबी, छोटे छोटे अमीबा के जो बच्चे हैं, अमीबी जिसे कहते हैं, वो सब बाहर निकल आते हैं और इसी प्रक्रिया को स्पोरुलेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग दिखाए गए हैं। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच लाइक एल्गा। कह रहा है कुछ मेंबर जैसे कि फंजाई के कैसा प्लांट होता है, हेट्रोजीनस प्लांट होता है, ठीक, और कुछ एल्गी के प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज, इनमें कुछ कॉमन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग जू स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जू स्पोर कहते हैं। दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। जू स्पोर कैसा होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक तैर सकता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? जू स्पोर है, तो जू मतलब एनिमल होता है और एनिमल में मोबिलिटी की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लेंगे। तो जो स्पोर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैर सकता है, मोटाइल होता है। द कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ कोनिडिया पेनिसिलियम में पाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है, कोनिडिया किस में पाया जाता है? पेनिसिलियम में। क्या है? पेनिसिलियम पेनिसिलियम कवक है, फंजाई क्या है? फंजाई है, ठीक है। बर्ड्स किस में पाए जाते हैं? हाइड्रा में, एनिमल का है। जिम्यूल्स किस में पाए जाते हैं? स्पंज में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी एनिमल है। तो क्लियर है? यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट इन क्लास 11th। क्लास 11th में आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे, इसमें भी है। व्हाट डू यू थिंक्स, आपने क्या सोचा? इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? वाई डू यू से सो, क्या आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? तो आगे है, इज द टर्म क्लोन applicable to the offspring formed by the vegetative reproduction, ठीक। while in animal and other simple organisms the term asexual is used unambiguously. in plant the term vegetative reproduction इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। कह रहा है कि नॉर्मल रूप से जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और वही टर्म जब प्लांट में होता है तो उसे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एस रनर। कह रहा है जो प्लांट में होता है तो वो किसके माध्यम से होता है? रनर के माध्यम से होता है। प्लांट में रनर के माध्यम से होता है। राइजोम फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोम जैसे आपका जिंजर है, ठीक है। रनर मतलब जो रूट नीचे रेंगती जाती है वहाँ से डेवलप कर जाती है, ठीक। उसके बाद आपका सकर फॉर्मेशन है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है, सबका एग्जाम्पल ऊपर दिया गया, आप वहाँ से देख लेंगे। और इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे? जब हम लोग वीडियो क्लास करेंगे तो एक एक के बारे में डिटेल बताएंगे, किस तरह से वो डेवलप करते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, कैसे सेपरेट होते हैं, सबके बारे में नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबके बारे में बताई गई हैं। अभी नेक्स्ट पैरा में सब कुछ है तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यू स्प्रिंग कह रहा है न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग फार्म से, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट। कह रहा है कि इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग एसेक्सुअल, कह रहा है कि इसकी भी जो प्रोसेसिंग होती है वो भी कैसी होती है? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसी होती है। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीस। कह रहा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी उसकी छोटे छोटे पीस में, फ्रेगमेंट में कट जाती है। ईच फ्रेगमेंट ग्रो, सभी फ्रेगमेंट ग्रो कर जाते हैं इनटू एन एडल्ट, और ग्रो करके एक एडल्ट कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की भी क्षमता रखते हैं। जैसे कि हाइड्रा को क्या होगा? अगर उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो डेवलप कर जाएगा और नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। दिस इज आल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है यह भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द
स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडीज आर अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। कह रहा है कि आपने तो सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में, यानी बंगाल में वाटर बॉडीज में आने वाले आतंक के बारे में तो आपने सुना होगा। दिस इज नथिंग, यह कुछ और नहीं है बट द एक्वेटिक प्लांट, यह एक एक्वेटिक प्लांट है जिसे वाटर हाइसेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर हाइसेंथ कहते हैं। गड़पात कहा जाता है वो अवधि भोजपुरी में, तो वाटर हाइसेंथ कहलाता है। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंसिव वीड्स, यह एक खतरनाक वीड्स है, मतलब खरपतवार है। फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। कह रहा है कि वहाँ पे ग्रो कर जाता है जहाँ पे स्थिर जल पाया जाता है, यानी जो ये है वाटर हाइसेंथ है तो स्थिर जल में ग्रो कर जाता है। इट ड्रेन ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन को सक कर लेता है फ्रॉम द वाटर, किससे? वाटर से। विच लीड टू द डेथ ऑफ फिश, जिसकी ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? फिश की डेथ हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं पूरे भारत में इस समय किसकी कमी चल रही है? ऑक्सीजन की कमी चल रही है। सबको तो गाड़ी चलाने की सबको चाहिए, ट्रेन बस ट्रेन बाइक सबको चाहिए, लेकिन पौधा लगाने की किसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि काटने में सब आगे हैं। तो ऑक्सीजन जहाँ पे फ्री में इन्वायरमेंट से मिलता था, आज वही ऑक्सीजन का सिलेंडर 30,000 50,000 लाख रुपए तक का बिक रहा है। और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की क्या हो रही? मौत हो रही। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल, अभी दिल्ली का एक हॉस्पिटल के आपका बवाल चल रहा है, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे लगातार लोगों की मौत होती जा रही। कहीं 25 मर रहे हैं, कहीं 10 मर रहे हैं, कहीं 12 मर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में फैली हुई है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक कोविड-19 पेशेंट की वजह से इतने ज़्यादा पेशेंट हो गए, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो कम पड़ते चले जा रहे हैं और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल नहीं पा रही। हालांकि सरकार अलग जगह से कवर कर रही, लेकिन कमी तो हो रही है। उसी तरह से जब ये आता वहाँ पे तो क्या काम करता? सारे ऑक्सीजन को पानी से सक कर लेता है। वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन को सक कर लेता है। ऑक्सीजन के सक करने से क्या होता है? फिश को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, और जब मिल नहीं पाती सभी मछलियाँ मर जाती हैं। अब आप एक क्वेश्चन बताइए कि अगर मछली मरेगी तो तालाब में ही रहेगी, और जब मर जाएगी तो धीरे धीरे सड़ेगी पानी में, और जब सड़ेगी तो उससे और पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो जो छोटी मछलियाँ होंगी या बड़ी मछलियाँ होंगी पॉल्यूशन से और ज़्यादा मरेंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है? धीरे धीरे पूरी मछलियाँ तो समाप्त हो जाती हैं, और इसी कारण इसको क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, या ये पानी में पाया जाने वाला एक आतंक है। आतंक फैला देता, पूरा मौत बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे। वहाँ एक टॉपिक आएगी बायो मैग्निफिकेशन, जहाँ पे हम लोग पूरी तरह से उसको डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा है वहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन। ग्रास लैंड में भी पढ़ेंगे, इस पे क्या कहते हैं फॉरेस्ट में पढ़ेंगे, एक्वेटिक बॉडी में पढ़ेंगे, डेजर्ट में पढ़ेंगे। सबके कंपैरिजन करके सबका पढ़ना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया गया है किसको? वाटर हाइसेंथ को, जिसको आप जानते रहेंगे तो वहाँ पे काम देगा। किसकी वजह से होता है? फिश ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। और ऑक्सीजन कमी क्यों होता है? कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और वाटर से ऑक्सीजन को क्या करता है? सक कर लेता है। ठीक है, यू में फाइंड। ठीक, तो उसके बाद आगे देखिए कह रहा है कि इफ़ यू फाइंड द इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। कह रहा है कि इसे इंडिया में इसलिए लाया गया था कि इसकी पत्तियों की शेप अच्छी थी और ब्यूटीफुल फ्लावर था, यानी सुंदर पुष्प पाए जाते थे। अब देखिए भारत की ये दुर्दशा है, आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर भारत में आप अनपढ़ नेताओं को चुनते रहेंगे, गुंडे मवालियों को चुनते रहेंगे, तो ऐसी एक एक चीज़ बाहर से ले आएंगे। एक क्यों आया था? आप खुद देखिए कि इसको लाया किस लिए गया था, कि सुंदर पुष्प के लिए लाया गया था, और इसकी सुंदर पत्ती थी, इसको लिए उसको ले आकर के तालाबों में छोड़ा गया। अच्छी बात है, छोड़ दिए। इसके बाद क्या हुआ कि जब बारिश का सीजन आया, रेनी सीजन आया, तो तालाबों से निकल करके नदियों में पहुंच गए। फिर नदियों में किनारे का जो जल होता है वो स्थिर होता है, उतनी तेज उसमें फ्लो नहीं होती है, वहाँ पे ग्रो किए। अब इसी के वजह से गंगा सफाई अभियान, यमुना सफाई अभियान, गोमती रिवर प्लांट, ये प्लांट वो प्लांट, अरबों खरबों रुपए खर्च हो रही हैं। और किस वजह से? सिर्फ एक गलती हुई है। किसको लाया गया था? वाटर हाइसेंथ को। अगर ये ना आया होता, सपोज करते हैं कि इसको नहीं लाया गया होता, तो अरबों खरबों रुपए बचते, तो आज हमारी इकोनॉमिक रेट कहीं बहुत अच्छी होती, जो हम पिछड़े देशों में चलते चले जा रहे हैं। तो इसी वजह से क्या कि नदी की सफाई चल रही है। और क्यों चल रही है? उसका कारण यही है कि ये सुंदर पुष्प की वजह से इनको लाए गए थे। अब इनकी स्थिति क्या है कि इसमें बड पाए जाते हैं, नीचे छोटे छोटे बड पाए जाते हैं। आपने बनाना का पौधा देखा है? बनाना का पौधा में, या सिंघाड़ा देखा होगा, सिंघाड़ा जो खाते हैं, ठीक है, इसके पौधे में क्या होता है कि नीचे बहुत सारे बड होते हैं जहाँ से नए नए पौधे ग्रो करते हैं। उसी तरह से इसमें से बहुत सारे पौधे ग्रो करते हैं, और थोड़ी सी वाटर करंट लगती है, वाटर की धारा टच होती है,
सभी बर्ड्स टूट जाते हैं और फिर सभी बर्ड ग्रो करके कहीं ना कहीं किनारे पे होगा, फिर ग्रो करके नए नए वाटर हाइसेंथ को डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और वाटर में पाए जाने वाले एक्वेटिक एनिमल के लिए एक हानिकारक होते चले जा रहे हैं। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट ए फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है कि इसी कारण ये प्रोपेगेट करते हैं, बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं और बहुत कम समय में पूरे वाटर पे क्या हुए फैल चुके हैं। जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो रिवर हो, चाहे पॉन्ड्स हो, लेक है, जो भी हो, सब जगह फैल चुके हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट राइट ऑफ देम। इनसे निकल पाना बहुत कठिन होता चला जा रहा है। आर यू अवेयर आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो शुगर केन आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो शुगर केन बनाना जिंजर डहेलिया आर कल्टिवेटेड। क्या आप जानते हैं कैसे पोटैटो की खेती की जाती है, शुगर केन की खेती की जाती है, बनाना की खेती कैसे की जाती है? जिंजर मतलब होता है अदरक, जानते होंगे आप। डहेलिया की खेती कैसे की जाती है, डहेलिया एक पुष्प होता है, उसकी खेती कैसे की जाती है, इन सब के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। यदि नहीं जानते होंगे तो बाद में हम लोग जब कभी वीडियो क्लास करेंगे तो उसमें व्हाइट बोर्ड पे समझना आसान होगा, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बड्स कॉल्ड आई। आलू के ऊपर आपने ठंडी के दिनों में देखा छोटे छोटे बड्स निकल आते हैं, जिससे आई कहा जाता है, आलू की आँख कहा जाता है। आप द पोटैटो ट्यूबर किस पे निकलता है, आलू के ऊपर निकलता है। फ्राम द राइजोम ऑफ बनाना, और बनाना में बगल से छोटे छोटे राइजोम निकल आते हैं, गांठें निकल आती हैं। जैसे मान लेते हैं बनाना का पौधा है तो इसमें छोटी छोटी गांठ ऐसे निकल आती है, देखे होंगे आपने, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं किसका, बनाना में। एंड जिंजर, और इसी तरह से किस में निकलता है, अदरक में भी निकलता है। अदरक की जो गांठ होती है उसमें देखिए छोटे छोटे हरे हरे आने लगते, ग्रो आने लगती है, तो अदरक में भी इस तरह से देखने को मिलता है। When you carefully try to determine the site of origin of the new platelets in the plant listed above, you will notice that the कह रहा है कि आप इनकी नोटिस के बारे में जानते होंगे, उसे नोड कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे नोड कहते हैं। प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ द स्टेम में जो स्टेम होते हैं उसमें छोटे छोटे नोड पाए जाते हैं, उसके बारे में आप जानते होंगे। जो बीच बीच में गांठ पाई जाती है, उसी गांठ के बारे में कह रहा है, नोड्स पाए जाते हैं। When the nodes come in contact with the damp soil और वाटर, कह रहा है जब ये नोट किसके संपर्क में आती हैं, सॉयल या वाटर के संपर्क में आती हैं, दे प्रोड्यूस रूट, यहाँ से रूट डेवलप हो जाती है और न्यू प्लांट। जैसे मान लेते हैं आप शुगर केन तो देखे होंगे, गन्ना देखे हैं, गन्ना में बीच बीच में नोट पाई जाती है, जिसे गांठ कहते हैं। हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं, गांठ पाई जाती है। इसको जब मिट्टी में काट के डाल दिया जाता है तो यहाँ से रूट भी डेवलप हो जाती है और एक साइड से क्या डेवलप हो जाता है, स्टेम डेवलप हो जाता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। बस उसी की चर्चा कर रहा है। आप अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो हम लोग जब वीडियो क्लास करेंगे तो उसमें उसके अच्छी तरह से व्हाइट बोर्ड पे समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट। सिमिलरली एडवेंटिशियस बड अराइजेज फ्रॉम द नच प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लेवल ऑफ द ब्रायोफाइलम। कह रहा है ब्रायोफाइलम के ऊपर छोटे छोटे बड पाए जाते हैं, कलिकाएँ पाई जाती हैं। दिस एबिलिटी टू फुल एक्सप्लोटेड ऑफ द गार्डनर ऑफ फार्मर कमर्शियल प्रोपेगेट ऑफ द सच प्लांट। कह रहा है कि इन्हीं सभी एबिलिटी के कारण जो गार्डनर होते हैं, यानी जो माली होते हैं आपके, और जो फार्मर होते हैं किसान, इसका कमर्शियली बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका कमर्शियल रूप से बहुत उपयोग है। जैसे मान लेते हैं कि एक गन्ना है और उस गन्ने में कितनी गांठ है, 10 गांठ है, तो 10 पौधा जर्मिनेट करेगा तो उसको छोटे छोटे पीस में काट करके मिट्टी में डाल देते हैं। या पोटैटो ट्यूबर, बड़ी पोटैटो ट्यूबर, उसमें कई आइज आ गई तो उसको छोटे छोटे पीस में काट करके अपने खेतों में डाल देते हैं। तो एक ही पोटैटो में 4, 5, 6 टुकड़े करके उतने पौधे उगाए जा सकते हैं, जर्मिनेट किए जा सकते हैं। इसका गार्डनर यानी जो माली होते हैं और जो किसान होते हैं इसका भरपूर उपयोग करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग, यह जान करके इंटरेस्ट होगा आपको, टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह एक साधारण मेथड है रिप्रोडक्शन का, इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव द रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइक एल्गी एंड फंजाई, एंड that they shift to the sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition। कह रहा कुछ एल्गी और फंजाई क्या होते हैं, अगर उनकी कंडीशन अच्छी आ जाती है, एडवर्स कंडीशन पा जाते हैं, अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते लगते हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने डिस्कस किया था आइसोगेमी, ओगेमी एंड आइसोगेमी।
तो क्या होता है उसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे हम बताएंगे। अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट कर बताइए। आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, ओगेमी, तीन तरह के ऑर्गेन्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, तीन तरह के रिप्रोडक्टिव बॉडी पढ़े थे, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ओगेमी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नीचे कमेंट करके बताइए कैसा होता है, ठीक है, क्या कहते हैं और किसको कहते हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दीज ऑर्गन टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन favored under such conditions? Asexual, vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plant. On the other hand, bisexual mode of reproduction is present in most of the animal. अब बाकी जो है हायर प्लांट जो होते हैं और हायर एनिमल होते हैं वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसको हम लोग कल डिस्कस करने वाले नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप कि आप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।